दोस्तों आज सब मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ कैम्प्स के क्वार्टर वन रिजल्ट। दोस्तों जितने भी हम हमारे यंग एनर्जेटिक इंडियंस हैं उनके लिए ये कंपनी काफ़ी नोन होगी। कई बार आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज म्यूचुअल फंड के देखे होंगे इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशन पे। तो ये दोस्तों मैं इसकी जर्नी पे आपको लिए चलता हूँ। तो सबसे पहले तो इस कैंप्स की जो कंपनी है इसका बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ये कंपनी 5 डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में स्प्लिटेड है। मेजरली इनका जो है म्यूचुअल फंड सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विस और पेमेंट सर्विस में है। क्रिसल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टर सर्विसेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज और स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। दोस्तों यहाँ एक चीज़ समझ में आती है, जितने भी फाइनेंस डोमेन में जितना भी पार्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पेमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया और सॉफ्टवेयर रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन में जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहीं से ड्रिवन होती है। अगर अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि इनके जो मेजर बिजनेस के जो ग्रोथ फोकस एरियाज क्या है, तो दोस्तों केवाईसी। आज हम देख रहे हैं, हम जितने भी एप्लीकेशंस पे जाते हैं वहाँ पे आधार कार्ड की ई केवाईसी पॉसिबल है। तो वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाली ये कंपनी है और ई केवाईसी की सर्विस देती है। यहाँ पे अगर हम ई साइन इन, तो कई बार हमने साइन इन किया होता है आधार कार्ड और इनके जरिए, तो वो सर्विसेज हमें याद हो रही है। आज जितने भी लोग आईटी इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी एक आईटी इंडस्ट्रीज में बिलोंग कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी हमारी जॉब ऑनबोर्डिंग होती है, हम कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, तो वो डिजिटलाइज्ड ही होती है। डिजिटली आपका एड्रेस वेरिफिकेशन और ये सब होना, एएलएम चेक्स, वैलिडेशन सर्विस, ये तो हुआ ये दूसरे इकोसिस्टम्स में मदद करने के लिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारे हमने म्यूचुअल फंड सेंट्रल और दूसरे ऐप्स देखे हुए हैं इनके, और भी इनके म्यूचुअल फंड एरियाज में काफ़ी सारे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको हमने कैसे कैसे देखा हुआ। कैंप्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एप्लीकेशन मैंने यूज़ की हुई है म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे पेमेंट गेटवे के लिए कैंप्स पे करके है, ऐसे कैंप्स फिंसर है, केवाईसी के लिए भी है। तो ऐसे अलग अलग 6 डोमेन्स है। अब हम देखते हैं दोस्तों, आगे लिए चलता हूँ आपको बिजनेस और उनके आउटपुट अब तक क्या आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो 26 ट्रिलियन की ईवीएम सर्विस्ड कर चुके हैं, तो ये इनका जो काम होता है ये सर्विस प्रोवाइडर्स है। जैसे कि हमारा एचडीएफसी हो गया, उनके जितने भी फंड्स होते हैं तो उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो सर्विंग होती है वो कैम्स करता है। तो वहाँ पे ये इस तरह 26 ट्रिलियन ईवीएम सर्व कर चुके हैं। पेमेंट गेटवे में देखिए तो 4 मिलियन मैंडेट्स। मैंडेट्स क्या होते हैं दोस्तों? जब हम जैसे कोई ईएमआई करते हैं तो जो ऑटो ईएमआई हमारी डिडक्ट होती है, वहाँ पे हमें एक मैंडेट फिल करना होता है ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये वो मैंडेट्स है जो उन्होंने कर चुके हैं। और कितने ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर चुके हैं? 120 मिलियन ट्रांजेक्शन ये लोग प्रोसेस कर चुके हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जैसे दोस्तों हम जानते ही है कि अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में। और आज हम मोबाइल फ़ोन से पॉलिसी होल्डर्स को हम ऑनलाइन पॉलिसी लेना चाहते हैं। पहले की तरह नहीं है कि हम किसी एजेंट के वेट करें और हम वो करें। तो वहाँ पे ई पॉलिसी की सर्विसेज में ई पॉलिसी सर्विस में रिन्यूअल देखिए दोस्तों, 65 मिलियन रिन्यूअल कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। अल्टरनेटिव में देखें तो मार्केट लीडर है ये यहाँ पे। केवाईसी रजिस्ट्रेशन में 1 मिलियन रिकॉर्ड से ज़्यादा की केवाईसी रिपॉजिटरी है इनके पास। जितने भी ये सारे बिजनेसेस हैं, ये हम 5 बिजनेसेस देख रहे हैं, उनकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो 100% उनकी इस सब्सिडरी से कवर अप होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन है। अब यहाँ पे हम देखें तो जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड और एएम बिजनेस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वहाँ पे इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सर्विस अपने कस्टमर्स को दे के रखी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हम देख रहे हैं, एफ एम सी आर एम, एम एस सी आर एम, H36 से लेके यहाँ पे हम देख सकते हैं कैम्प्स वेल्थ सर्विसेज, डाइस, यहाँ से लेके पूरे हम देख रहे थे, ये सारे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ से तो एक समझ में आ रही है कि सर्विस देने में इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बड़ा स्ट्रांग है।
आगे दोस्तों हमने देखा ऐसी कंपनी जिसके बहुत ज़्यादा डोमेन है, वहाँ पे हम कैसे समझें, कैसे पीयर ग्रुप करें? तो पहले रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, जिससे हम इनके पीयर ग्रुप्स और ग्रोथ को आइडेंटिफाई करेंगे। रेवेन्यू ब्रेकअप में हम देखने मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड एसेट से इनका 75 टू 77% रेवेन्यू आ रहा है। नॉन म्यूचुअल फंड एसेट्स में अगर देखा जाए तो 10 टू 15% का इनका शेयर है, और नॉन म्यूचुअल फंड्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10% का शेयर लगभग अप्रोक्सीमेट। तो मेजर ड्रिवन ग्रोथ यहाँ से आ रही है। इस पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आगे हम देखें ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो मेजरली ये 3 डोमेन में इनके स्ट्रॉन्ग पकड़ दिखती है। पहली दिखती है म्यूचुअल फंड में, दूसरी दिखती है ई इंश्योरेंस में, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। यहाँ पे जैसे क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हमारा एनपीएस, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स के वहाँ अकाउंट ओपन कराना और ये कराना, उसकी जो डिजिटल सर्विसेज है वहाँ पे, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है। वहाँ पे अगर देखा जाए इस सेगमेंट में 30% की सीएजीआर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 तक, कि यही ग्रोथ हमें मिलती रहेगी। ये ओवरऑल सेगमेंटल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। ई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डोमेन बहुत बड़ा है, और यहाँ पे ई इंश्योरेंस की जो है सेक्टर, वो बहुत बड़ा वैल्यू प्ले करेगा पेनिट्रेशन के लिए। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो कैम्स 39% शेयर होल्ड करता है ओवरऑल ई इंश्योरेंस के अंदर, और 15% सीएजीआर से, तो हम यहाँ पे भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 15% सीएजीआर हम एक्सपेक्ट, मतलब प्रोजेक्टेड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वाई प्रोजेक्टेड इतना हाई क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये भी अंडर पेनिट्रेशन है, इंडिया में बहुत लो पेनिट्रेशन है। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम देखें तो काफ़ी अभी हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले हम 5 to 6% ही अभी हमारे पॉपुलेशन इसमें एक्टिवली आया है। आगे इसमें जैसे जैसे हम इंडिया ग्रो करेगा, ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ ये भी आएगा। इसी बार हमने देखा है कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन, कि मल्टीपल बिजनेस सोर्स है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कार्वी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। पेमेंट सर्विसेज में भी अगर देखें तो यहाँ पे बिल्डेक्स और इस तरह के है सर्विसेज। तो मेजर सेक्शन म्यूचुअल फंड था। इंश्योरेंस में देखें तो यहाँ पे भी कार्वी इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विसेज उपलब्ध है। अल्टरनेटिव में भी देखें तो ये किन के फिन टेक्नोलॉजीज, या और कुछ नहीं, कार्वी का ही एक पार्ट है। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग डोमेन सर्विस में भी देखें तो यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटर हमारे लिए कार्वी है। तो आइए दोस्तों इस कॉम्पिटिटर से हम कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि लिस्टेड प्लेयर्स में ऐसा कोई प्लेयर हमारे पास है नहीं, तो ये नॉन लिस्टेड प्लेयर के मुकाबले में हमें कंपैरिजन डेटा देखते हैं और स्टडी करते हैं। तो दोस्तों 2020 के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये डेटा मुझे मिला है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहूँगा। रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम द ऑपरेशंस देखिए तो ऑलमोस्ट काफ़ी 50% से बढ़ ज़्यादा है यहाँ पे कैंप्स का कार्वी से। अगर हम ग्रोथ देखें फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यूज में, तो कैंप्स के पास 12.5% 13% लगभग की ग्रोथ आ रही है, और कार्वी की 9%। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे ले कितना घर जा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे 23% 24% के करीब करीब मार्जिन है। कार्बन में देखें तो 1%। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है, बिजनेस है और प्रॉफिट टेकिंग घर नहीं है। और अब मैं ले चलता हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। एज ए इन्वेस्टर अगर मुझे देखना हो तो ये मेरे लिए प्राइम मोस्ट फैक्टर होता है कि अगर आज की मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर ये फैक्टर पे देखा जाए तो कैम्स 34% आर ओ ई दे रहा है, वहाँ पे कार्वी 3% का आर ओ ई दे रहा है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स, यहाँ पे एक रिस्क आता है कि टॉप 10 क्लाइंट्स में अगर देखा जाए तो 6 ही ऐसे क्लाइंट हैं जो इनके बड़े टॉप क्लाइंट्स में आते हैं, पर वहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्वी में 3 ही है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स टॉप 5 तो 4। ये एक कंपैरिजन क्लियर, कंपैरेटिवली कैम्स बेटर है, बट एक रिस्क फैक्टर भी है कि इतने बड़ी इंडस्ट्री में अगर हमें बड़े प्लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो ये रिस्क रहता है कि अगर मान लो एक कस्टमर जाता है, एक क्लाइंट जाता है, तो इनके रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा हिट हो सकता है कंपैरेटिवली। बट स्टिल
अगर हम देखें नंबर ऑफ ब्रांचेस लोकेशन वाइज देखें तो ब्रांचेस में तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये मंथली एयूएम पर ब्रांच। तो एयूएम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल कर रहा है कैंप्स टारगेट मुकाबले। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि कैंप्स इज अ लीडर कंपैरिजन में अपने पीयर ग्रुप के। अब लीडर है हमारे पास, हम उसका बिहेवियर एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी हिस्ट्री जज कर लेते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो हिस्ट्री एनालिसिस पे सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। दोस्तों मेरे पास जो डेटा है वो 2016 से मैंने गैदर किया है। यहाँ पे मैं आपको देखे तो 2016 में 441 करोड़ की सेल्स कर रही थी। वहां से लेके आज अगर हम 2022 में देखें तो 927 की सेल्स आज की तारीख में कर रहे हैं। 2 गुना सेल्स बढ़ गई है 6 साल में, 13% CAGR से। कंटिन्यूस हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूस सेल्स इंप्रूव ही हो रहा है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें और दिखने मिलता है, कंसिस्टेंसी दिखने मिल रही है रेवेन्यू में, तो एक ग्रोथ फैक्टर हमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। 2016 से कंपनी जब प्रॉफिटेबल में है, 81 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। आज अगर देखा जाए तो 287 करोड़ का प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट बढ़े है, 17% CAGR। पर हम देख रहे हैं कि कितना भी आए ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं किया, तो जीरो लॉसेस। एक बार इनका सेल्स डाउन हुआ था, ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये फेज म्यूटेड फेज ही था, हम देख रहे हैं इनका मेजोरिटी जो सेल्स आ रहा है वो म्यूचुअल फंड्स और यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। और ये मार्केट से रिलेटेड स्टॉक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल एसेट है, रेवेन्यू है, कहीं ना कहीं मार्केट रिलेटेड है। तो मार्केट के परफॉर्मेंस का इस पे इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे देख सकते हैं हम कि हमने 2021-22 में मार्केट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखा, तो इनके रेवेन्यूज भी काफी कंसिस्टेंटली ग्रो अच्छे से हो रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम 16 से 19 में देखें तो मार्केट एक म्यूटेड फेज में था, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इनके सेल्स जो प्रॉफिटेबिलिटी भी वो भी म्यूटेड फेज में ही रही। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व 250 से आज 598 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2x हो गए, 16% CAGR से। अब बात कर लेते कंपनी के रेशियोज की, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। जैसे दोस्तों मैंने कहा था ROE 44% ROE आज की तारीख में इनका है। डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए तो सिर्फ 2% की डेप्ट इस कंपनी पे। बुक वैल्यू अगर देखी जाए 132 की बुक वैल्यू है। पी देखा जाए तो अभी करंट पी 37। आज की तारीख में अगर यील्ड देखी जाए तो 3% है। मेजर कॉस्ट में हम एनालिसिस करें तो ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी की जो मेजर कॉस्ट होगी वो क्या होगी, तो मेजर कॉस्ट में देखा जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट बड़ी मेजर कॉस्ट है। 60% तक एम्प्लॉय कॉस्ट इनके जो एक्सपेंसेस में है, मेजर कॉस्ट एम्प्लॉय की आ रही है। तो वहां पे अगर देखा जा रहा है तो इस साल उनकी ये मेजर कॉस्ट 29% से ग्रो की है, क्योंकि हाई इटरेशन रेट की वजह से। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ रहा है। आगे चल के देखते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, देखते हैं कि हमारे पीयर इन्वेस्टर्स अगर हम होते हैं तो कौन होते हैं। तो प्रमोटर 23% होल्ड करता है, FII स्मार्ट इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं कई लोग। वहां पे हम देख रहे हैं कि प्रमोटर से ज्यादा स्टैक इन्होंने होल्ड करके रखा है, 29% के करीब स्टैक। म्यूचुअल फंड 6% होल्ड करता है। इंश्योरेंस कंपनीज भी 6.6% होल्ड कर रही है, और अदर्स यहाँ पे HNI और दूसरे प्लेयर्स को मिला करके यहाँ पे 34% की होल्डिंग कर रहे हैं। करंट ट्रेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो करंट ट्रेंड में अगर हम देखें सेल्स की, लास्ट ईयर H1 में 29% की ग्रोथ मिली थी, 9 मंथ्स में हमें 28% की ग्रोथ मिली थी, एनुअल में हमें 26% की ग्रोथ मिली थी, क्वार्टर वन में हमने 17% की ग्रोथ देखी। तो कंजर्वेटिव सोचते हुए दोस्तों मैंने 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 53% की प्रॉफिटेबिलिटी H1 में आई थी, 9 मंथ में 47 की प्रॉफिटेबिलिटी थी, एनुअल में 40% की प्रॉफिटेबिलिटी। पर इस बार दोस्तों हमने क्वार्टर वन में जो है 2% से प्रॉफिट ग्रोथ ही देखा है। इसके पीछे बड़ा मेजर रीजन हम देख रहे हैं, मेजर कॉस्ट में एम्प्लॉय की जो फैक्टर है वो बड़ा हाई ग्रोथ आया है वहाँ पे, तो इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आया है। तो फिर भी हम ये चीज को कंसिडर करते हुए कंजर्वेटिवली 5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेशन। 2021 से अगर हम देखें तो 2021 में
735 था, 2022 में 927 था। इस साल हम 1000 करोड़ की सेल्स को पार कर जाएंगे। 2035 आते आते हम 6000 करोड़ की सेल्स को पार करते हुए देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एस्टिमेशंस की बात करते हैं। प्रॉफिट एस्टिमेशंस में देखिए तो पिछले साल हमने 287 करोड़ हमने प्रॉफिट देखा था, क्योंकि इस साल हमें प्रॉफिट थोड़े से टूटते हुए नजर आए, मतलब वीक नजर आए हैं मेजर कॉस्ट बढ़ने की वजह से। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 300 के हम इस बार प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं। बट हम 2030 तक आते आते यहाँ पे 700 करोड़ की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 35 में 1300 करोड़ का सेल्स। तो जो इस साल जो हम सेल्स करने वाले हैं उससे ज्यादा हम 2035 में प्रॉफिट करेंगे। आगे हम बात करते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वो वैल्यू है दोस्तों जहाँ पे ना शेयर ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, अपनी एक बेसिक फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू इस बार की, इस साल की जो नजर आ रही है 2741 नजर आ रही है, जो कि करंट इससे अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा टाइम है इसे बाई करने के लिए। अगर हम देखें 2030 में तो 6,500 के करीब करीब इसकी फेयर वैल्यू होगी। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो यही वैल्यूज को हम टेक्निकल पे भी देखें तो देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड जैसे ग्रूम किया था कोविड के दौरान में, तो शेयर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। वहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज में है। करंटली हमने प्रॉफिट टूटे हुए देखे, तो अभी कंसोलिडेशन यहाँ पे और कंटिन्यू रह सकता है। तो जो कभी भी हमें अगर बाइंग का मौका मिलता है तो हम 2336 के करीब लेवल पे हम नीचे नियर बाय करना है चाहिए। टारगेट हमारा अगले साल तक रहेगा कि 3815 का टारगेट लेके चलेंगे हम अगले साल तक ही। इसका अलोकेशन जो हो सकता है वो मैक्सिमम हम 1% करेंगे, क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी रीजन हम अगर देखें तो सबसे पहला तो है कि टेक्नोलॉजी में इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्ले है। ई इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, यहाँ पे बहुत अच्छे फैक्टर्स है, तो अलोकेशन तो हमारा होना ही चाहिए, यहाँ पे हमारी वेल्थ बनेगी, जरूर बनेगी। बट यहाँ पे हम जो फैक्टर्स नजर रख सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में हमारे एक्सपेंस रेशियो घट रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को रखते हुए, तो वहाँ पे इन ऐसे बिजनेस को हिट मिलेगी, तो वो एक प्रॉब्लम आएगा। बट फिर भी अब दूसरा एक और है कि हमारे डायरेक्ट फंड भी आ गए, बट डायरेक्ट फंड से इनको इतने इफेक्ट नहीं करते ओवरऑल, विद सर्टन रूल्स की वजह से हम इसमें 1%, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में है सेक्टर। तो दोस्तों ये हम कर सकते हैं यहाँ पे 1% का लोकेशन। दोस्तों आगे चलते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी मैंने आप सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन रखा है, अपना एक्सपीरियंस रखा है, मेरी लर्निंग सही है। इसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन ना लें, आप अपनी खुद की लर्निंग स्टडी करें और फिर डिसाइड करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू मयंक सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका। और लकीली ये जो स्टॉक है अभी नियर टू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो सही टाइमिंग पे सही प्रेजेंटेशन देने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं पीयूष सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कैम्स का जो बेहतरीन प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर उन सर की एक्सपर्ट राय मिले हमें। यस मिलिंद भाई, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो टाइम पे शेयर अपने बाइंग लेवल पे होता है। कई यस बार, सर। मतलब ज्यादातर बार नहीं होगा, ज्यादातर बार तो शेयर आएंगे, आते ही नहीं है भाव पे, राइट, प्रीमियम रहते हैं। पर आज जितने भी शेयर हम दौड़ते हुए देख रहे हैं, वो शेयर भी कल एक समय करेक्शन में थे और लेने के भाव पे थे। देखो, अगर आप लोगों ने ये सारी कंपनियों को गौर किया हो, तो हमने डॉक्टर लालपत लैब कुछ वीक पहले बताया, जिसका बिजनेस इस बार अफेक्टेड था। लास्ट ईयर उसको कोविड का बेनिफिट मिला, ये साल वो बेनिफिट चला गया, तो कोविड की वजह से जो बिजनेस आया था वो इस साल नहीं आया। तो लालपत इज इन सेल्स ड्रॉप, जिसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे और भाव पे आई। उसी का भाई आज हमने अपोलो हॉस्पिटल देखा, सेम फ्रॉम हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड वी वॉट द सेम डेटा। लास्ट ईयर कोविड बेनिफिट, इस साल कोविड का नहीं है, तो धंधे अफेक्टेड है दोनों जगह पे। सेम थिंग हियर, आप लोगों ने दोस्तों कैंप्स देखा, राइट, जहां पे अफेक्टेड है, वो प्रॉफिट उनके नहीं बढ़े इस बार,
शेयर आपका करेक्शन में। देखो सेल्स भी इतने बढ़िया नहीं बढ़े अभी तक, ये इमर्जिंग सेक्टर है। ऐसी इमर्जिंग सेक्टर में तो आपको 25% ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए, पर इस साल नहीं आया Q1 में। सेम चीज आपको बताओ मेरे को, किधर देखी आपने? CDSL में देखा क्या ऐसा? सेम पैटर्न, सेल्स इस बार कम बढ़े, आपकी उम्मीद से कम, और प्रॉफिट ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, दोनों कंपनियों में प्रॉफिट टूटे हुए। सो मोरोवर आप इसी प्रकार की सिमिलर पैटर्न देखोगे। एशियन पेंट धंधा जबरदस्त, प्रॉफिट इस बार इंप्रूव हुए क्योंकि क्रूड डाउन हुआ। यही पैटर्न कहां पे देखी बोलो आपने? आज ही हमने डिस्कस किया है वो कंपनी, पीडीलाइट में देखा क्या? पीडीलाइट, यस सर। सेम। तो एशियन पेंट लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, पीडीलाइट लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। ये तरफ लालपत ले बेचारा 61.8% पे आया हुआ है, अपोलो भी टूट रहा है। सेम थिंग ये दो कंपनी में देखो, कैम्स 61.8% के गोल्डन रिट्रेसमेंट पे है, CDSL 61.8% गोल्डन रिट्रेसमेंट। डेफिनेटली लेना चाहिए, पर दोनों में उम्मीद नहीं करने की अभी कि दोनों तो एकदम फटेंगे ना, दौड़ेंगे ना, वो कौन चलेगा? पीडीलाइट चलेगा, क्योंकि कोई कंपनी सस्ती होने से चलती नहीं है। वहां पे न्यूटन आ गया है फंडामेंटल में, प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो देखो इकट्ठा कर लो अभी से, राइट? उम्मीद मत रखो कि तुरंत दौड़ेगा कैम्स, तुरंत दौड़ेगा CDSL। इकट्ठा करो और 1-2 क्वार्टर देखने पड़ेंगे, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा आपके हाथ में नहीं आएगा। आप लोगों को याद हो तो हमने ITC जस्ट 2-3 क्वार्टर पहले बताया था कैसा यूटर्न आया था प्रॉफिट में, उसी समय अपना डिस्कशन हुआ था। अभी लाइफ टाइम हाई, अभी देखो लाइफ टाइम हाई आया है और सब उसके पीछे पड़े। एडवांस इंडिकेटर होना चाहिए अपने दिमाग में, ट्रेंड। आपको जो सब स्टूडेंट ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ट्रेंड है। देखो ट्रेंड किधर अचानक सुधरा, ट्रेंड किधर बिगड़ा, बिगड़ा तो सोचो करेक्शन, सुधरा मतलब जोन, राइट फ्रेंड्स? तो देखो बहुत ही बढ़िया सब लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी।